है ना। तो पहला 1 सेकंड रुक जाए, आपका ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर को बड़े अच्छे से देखना है हमें। कोशिश करेंगे कि तकरीबन आधा या पौन चैप्टर आज की क्लास में ये हो जाए, फिर एक कल के दिन और एक सेशन ले लेंगे, उसमें ये चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम चीजें देखेंगे खास तौर पे, तो वो पहली चीज तो यही देखेंगे कि भाई जैसे मैंने आपको लफ्ज समझाया कि क्या क्या चैलेंजेस थे, है ना, चैलेंजेस देखेंगे। फिर हमने जो हमारा नेशन है उसकी बिल्डिंग को किस तरह तैयार किया, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे उनको किस तरह मनाया, और कोई माना तो ठीक, नहीं माना तो जबरदस्ती मना लिया। जबरदस्ती कैसे मना लिया भाई साहब, आपने ये बात कैसे कह दी जबरदस्ती मना लिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई निजाम ऑफ हैदराबाद थे तो उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन हुआ, बेचारे भाग खड़े हुए। और भाग वो उस वक्त निजाम ऑफ हैदराबाद दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे, रईस आदमियों में से एक थे, रिच पर्सन हुआ करते, दुनिया में उनका नाम हुआ करता था। अब चूंकि जो जिस अगर मैं मैप ड्रॉ करूं तो इस तरह ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर बीच में भाई हैदराबाद आ रहा है, और आज का हैदराबाद मतलब उस वक्त का हैदराबाद ऐसा समझिए कि उसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, कुछ हिस्सा आंध्रा के अंदर आ रहा है, कुछ हिस्सा उसका कर्नाटका के अंदर आ रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उनमें से एक बड़ी प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद। अब ऐसी जगह जिसको चारों तरफ से इंडिया ने घेर रखा है, और फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा भी हो सकता है। अब मान लीजिए चूंकि धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ था, ये भी एक मुस्लिम राजा हुआ करते थे। फिर जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है और जो वेस्ट पाकिस्तान है, आज तो एक ही बचा है, पहले ये अलग अलग, जो बांग्लादेश है वो ईस्ट हुआ करता था, और जो हमारा वेस्ट वाला इलाका है वो असल में वो हुआ करता था, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें खतरा भी लाहिक था कि भाई अगर हम निजाम ऑफ हैदराबाद को प्यार से मनाएं या फिर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके मनाएं, उसके ऊपर कुछ इल्जामात लगा करके मनाएं, कैसे भी करके हमें उसे अपने अंडर में ले लेना है। अगर हम उसको अपने अंडर में नहीं लेते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि बाद में हम रोते फिरेंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो निजाम ऑफ हैदराबाद को भैया मिलिट्री एक्शन हुआ, अभी हम आगे चैप्टर में वो पूरा देखेंगे, मणिपुर का भी पूरा देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई पार्टीशन को देखेंगे हम लोग कि हमारा जो हमें जो फ्रीडम मिली वो पार्टीशन के साथ मिली। अब फ्रीडम मिली तो, आजादी मिली तो, लेकिन मिल किसके साथ रही है, पार्टीशन के साथ मिल रही है, पार्टीशन के साथ मिल रही है। अब पार्टीशन क्या सिर्फ घरों का पार्टीशन था, क्या पार्टीशन सिर्फ लैंड का पार्टीशन था। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हिस्ट्री के अंदर कि पार्टीशन ऑफ द हार्ट, ये दिलों का पार्टीशन था। किसका पार्टीशन था, दिलों का पार्टीशन। का पार्टीशन। दिलों का पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ द हार्ट। ये दिलों का बहुत सारी किताबों के अंदर, बहुत सारे नॉवेल निगारों ने, जिसको आप शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, नॉवेल निगारों ने, अफसाना निगारों ने, खाका निगारों ने अलग अलग जगहों पर इसको बयान किया है। न जाने कितनी फिल्में इसके ऊपर भी नहीं है, आपने न जाने कितनी मर्तबा गदर मूवी देखी होगी, है ना। वो उसमें एक बड़ा मशहूर गाना है ना, वो गाना भूल गया, वो गाना देखा होगा आपने। इसके अलावा पूरी लव स्टोरी, न जाने सैकड़ों लव स्टोरी की मूवियां इस पे बनी है, पार्टीशन के ऊपर न जाने कितनी मूवियां बनी है। उसका नेचर आप देखना चाहेंगे या उसको अगर आप कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे, तो कुल मिलाकर के वो यहीं पर आ जाएगा, इसी कहानी को मिला करके आ जाएगा। बहुत सारी आपने मूवियां देखी होंगी, तो उसमें से ऐसा होता है कि भाई पाकिस्तान के दो चार लोग हिंदुस्तान में आ जाते हैं, आकर के वो बम बारूद मारते रहते हैं, गोली फोली मारते रहते हैं। उनसे बाद में पूछो भाई तू ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो एक जो है थ्योरी टाइप का बताता है कि भाई हमारे बड़े बुड्ढों के साथ, हमारे जो दादा परदादा थे या हमारे जो चाचा वाचा थे उनको मारा गया था, पीटा गया था। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है पार्टीशन से है। इसी तरीके से आज की गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट ये नहीं कि मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी के ले लो, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी ले लो, तो कहीं ना कहीं आजादी से उसका मामला भिड़ा हुआ है। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया, तो भाषण के अंदर कहीं ना कहीं उसकी जड़ें भी आपको पार्टीशन से मिलती हुई नजर आएंगी, जो हमारी आजादी है उससे मिलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना जाने कि जैसे हमारे सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया,
तो हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया? पहले था कि भाई फेडरल सिस्टम ज्यादा लेकर के आओ, लफ्ज फेडरल को हटा दिया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल का इस्तेमाल नहीं है, फिर उठा करके यूनियन का इस्तेमाल हुआ। अब फेडरल और यूनियन में फर्क इन्होंने कर दिया, पहले बाकी जगह होता है हमें इस तरह का फर्क नहीं दिखाई देता, फिर यहाँ पर इस तरह क्यों है? तो इसका ताल्लुक या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमें पार्टीशन से दिखाई देता है। ठीक है, तो पार्टीशन को समझना बड़ा जरूरी है। पार्टीशन कैसे हुआ, है ना, और पार्टीशन की वजह क्या क्या रही पार्टीशन की, तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन की वजह क्या क्या रही, है ना। क्योंकि पार्टीशन कोई ऐसा तो नहीं था ना कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे कहा मेरे को पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए और मेरे को पाकिस्तान मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। या फिर जो आरएसएस वाले थे उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं मुसलमानों को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, तो वो मुसलमान अलग कर दिए गए, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। इस काम को करने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का दो दिन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस को मतलब ये कहें कि पार्टीशन को होने में ये अगरचे एक दिन का फैसला था, बाज़ाब्ता तो एक ही दिन में फैसला हुआ था कि हाँ भाई ठीक है मान लिया हमने, लेकिन इसका जो प्रोसेस चला है बाज़ाब्ता वो सैकड़ों सैकड़ों साल तो नहीं बल्कि दहाइयों से चला है। इसकी शुरुआत 1857 से आप जोड़ सकते हैं, उसके बाद जो है जब से मुस्लिम लीग बनी है उसके बाद आप जोड़ सकते हैं, उसके बाद सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट आया उससे जोड़ सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट आया उससे जोड़ सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे का मूवमेंट आया उससे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा न जाने कहां कहां से इसकी रूट्स का आपको सुराग मिल जाएगा कि भाई इसकी जड़ें यहाँ से भी हैं, इसकी जड़ें यहाँ से भी हैं, इसकी जड़ें यहाँ से भी हैं। बहरहाल आपको इतना अंदर नहीं जाना। अब देखिए आपकी किताब क्या कहती है। मेरे ख्याल से लफ्ज पार्टीशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हाँ भाई अब नेशन को अलग कर दिया गया। अब ये कितना दर्दनाक था आगे हम चैप्टर में देखने वाले हैं, क्योंकि भाई आप दिल्ली में रहते हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको एक रात आके पहले कहा गया कि भाई आपका देश ये नहीं है, मतलब आप यहाँ सदियों से रह रहे थे, आपके दादा यहाँ रहे, परदादा यहाँ रहे, लकड़दादा, चहारदादा, पचारदादा, जितने दादा फादा थे सब यहाँ रहे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इलाके में आप रहे, बड़े बड़े शायर दिल्ली के अंदर रहे, लखनऊ के अंदर रहे। अब उनसे कहा गया कि दिल्ली के अंदर आप नहीं रहेंगे, आप उठ करके पाकिस्तान चले जाइए। अब आप चंद घंटों के अंदर, एक दिन के अंदर क्या अपनी सारी जमीन लेकर के जा सकते हैं? आपने जो कमाया है, आपने जो लोगों से रिश्ता बनाया है, आपने जो माहौल बनाया है, अपने पड़ोसी बनाए हैं, क्या आप सारे पड़ोसियों को छोड़ करके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये कोई आसान चीज नहीं थी। ठीक है, और जो पार्टीशन हुआ था वो पार्टीशन की तरह पार्टीशन नहीं हुआ था। एक तो जोग्राफिकल चीजें थी उसको भी सही से देखा नहीं गया था, और जो पार्टीशन करने वाला आदमी था वो खुद इंडियन आदमी नहीं था, है ना। तो वो ब्रिटिश से आए भाई, वो पूरी कमेटी बनी और उन्होंने पार्टीशन उठा करके कर दिया। बिल्कुल जिस तरह पार्टीशन होना चाहिए उस तरह हुआ ही नहीं। और उसका फिर निकला क्या भाई कंक्लूजन? ये निकला कि हजारों लाखों लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का रेप हुआ, न जाने कितनी औरतों को अगवा कर लिया गया। यहाँ तक के किताबों में आता है, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसके अंदर आता है कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के अंदर न जाने सैकड़ों औरतों को जो है अगवा कर लिया गया और उनका धर्म कन्वर्ट करा दिया गया। अगर कोई मुसलमान के हाथ में उर्दू हिंदू औरत पड़ी तो उससे कहा गया कि भाई तेरे पास एक ऑप्शन है कि या तो तू मुस्लिम हो जा और हमारे निकाह में आ जा, और अगर किसी हिंदू के हाथ में पड़ी तो भाई या तो तू अपना धर्म छोड़, तो हम हिंदू बन जा, मेरे साथ 7 जन्म रहने की कसम खा ले। तो ये दोनों जगह जगह है, हिंदुओं में भी है मुसलमानों भी है। कोई सिख के हाथ लगी, उसने कहा कि भाई मतलब जो उसका धर्म है उसके हिसाब से उसको अपना ले तू। तो इस तरीके से जो खासकर जो जुल्म हुआ वो बच्चों पर बहुत ज्यादा हुआ। न जाने कितनी औलादें ऐसी हैं, लाखों औलादें ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से जिनको सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जिनके न जाने कितने लोग मारे गए, है ना। इसके आगे अब वही किताबों में ये पूरा दिया हुआ है कि न जाने कितने लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम हुए। अच्छा एक बात और है, अगर मैं इस गांव में रह रहा हूँ, किसी को पता चल जाएगी भाई इस गांव में ये मुसलमान है, इसको यहाँ दिल्ली से जाना है, तो अब जो गांव बाकी जो रिलीजन वाले लोग हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो जैन है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, वो किसी भी धर्म का मानने वाला, उसकी नजर क्या रहेगी? बोले ये यहाँ से जा रहा है, ये मुसलमान है, ये यहाँ से जा रहा है, तो मैं इसके घर पर, इसकी दुकान पर, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ से गाय तो लेकर के जाऊंगा नहीं, या मेरे पास भैंस होगी तो वो लेकर के जाऊंगा नहीं, या फिर मेरे घर के अंदर कुछ सामान होगा, अलमारी होगी, बाकी चीजें होंगी, उसे लेकर के जाऊंगा नहीं। तो वो हर चीज पर
मतलब मेरे घर के ऊपर, मेरे माल के ऊपर, मेरे सामान के ऊपर, मेरी किताबों के ऊपर, मेरी कुर्सियों के ऊपर, मेरे घर के अंदर जो भी हेल्प की चीजें होती हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, उसको ऊपर वो हमला करेंगे, उसको छीन कर लेकर के जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई लाहौर के अंदर अगर कोई पंडित जी रहते हैं या कोई अदर रिलीजन का आदमी रहता है, सेम कंडीशन वहां पर भी होगी। तो इस तरीके से लोगों को अटैक बहुत ज्यादा किया गया। जो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई। और फिर कोई आदमी भाई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, अब बाज़ाब्ता तो लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे, कोई जाकर के उनसे कहता कि भाई आप हमारी मदद करो, तो वो कहते थे हमने तो राजी छोड़ छोड़ दिया है। अब फिर कोई कांग्रेस के पास जाता, कांग्रेस के पास जाकर के कहता कि भाई हमारी मदद को, हमारे साथ जो है बहुत ज्यादती हो रही है, बोले हमारा सही से रूल ही नहीं आया है अभी। मुस्लिम लीग के पास जाते, बोले हमारे हाथ में अभी इतनी पावर ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो चुका था, पुलिस किसी के हाथ में नहीं थी, और जो मिलिट्री सिस्टम है वो भी बाज़ाब्ता काम ही नहीं कर रहा था। तो इन सब का कोलैप्स होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है ना। और खासकर जो धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आदमी हो, तो वो लोग फिर लंबी लंबी तकरीरें और ये और वो, फिर दिल्ली के अंदर अलग दंगे हो रहे हैं, कलकत्ता के अंदर अलग दंगे हो रहे हैं, लाहौर के अंदर अलग दंगे हो रहे हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन जा रही है, लाशों की लाशें भर करके आ रही हैं। अगर इधर से लोगों को, इधर से अमृतसर से दूसरी तरफ ट्रेन जा रही है, तो इधर से लाशों की लाशें आ रही हैं, उधर से आ रही है तो उधर से लाशों की लाशें आ रही हैं। फिर जज्बाती इंसान हो जाता है, वैसे इसने मुसलमानों को मारा तो भले सारे हिंदुओं को मारो, तो इसने हिंदुओं को मारो तो मुसलमानों को मारो। तो एक पूरा जो है ना दंगा फसाद, खून खराबा, गारत, जुल्म ज्यादती, लाशें, तड़पना, सिसकना, और जो है जज्बात का बिखर जाना, और आहें, बस ये वाला पूरा माहौल पार्टीशन के अंदर बन गया था, है ना। और जो कुछ लोग ऐसे थे जिनको भाई सियासत से मतलब था, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सियासत से मतलब है। लोग मर रहे हैं, मरने दो, लोग कट रहे हैं, कटने दो, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, होने दो, उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उनको एक बात से मतलब है, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। कहते ना बोले अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मेरे को जनता से क्या मतलब, मेरी जो कुर्सी है वो बाकी रहनी चाहिए, मेरी जो पावर है वो बाकी रहनी चाहिए। और इसकी वजह कहीं ना कहीं आप देखेंगे पार्टीशन की बहुत सारी वजह है, उनमें से एक मेजर वजह ये भी है कि भाई लोगों ने ये जो काम किया ना, उस काम करने की वजह ये थी कि वो चाहते थे कि भाई ये जो मतलब पावर है वो हमारे हाथ के अंदर रहे, हमारे हाथ से पावर ना चली जाए। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भाई हमारे हाथ में पावर दो, हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, आप हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करोगे, हमारे हाथ में पावर दो। फिर कांग्रेस का मानना था कि भाई हम इस तरीके से पावर नहीं देंगे, अगर आपको पावर चाहिए तो आइए इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी तादाद इतनी है नहीं, तो वो इलेक्शन इतना जीतेंगे नहीं। तो इस तरीके से पावर की वजह से ये जो पार्टियां थी आपस में लड़ती थी, और लड़ने की वजह से उसका कंक्लूजन निकला पार्टीशन। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टिकुलर पार्टी ने ऐसा किया या वैसे किया, लेकिन ये हकीकत है कि इन पार्टियों की वजह से ही पार्टीशन हुआ। फिर कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि भाई पाकिस्तान अलग हो रहा है, ठीक है अलग हो रहा है, अब हिंदुस्तान मुल्क आ रहा है, तो हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बनाया जाए। क्योंकि समझ में भी यही आता है ना कि भाई पाकिस्तान को इस्लाम की बिना पर, मतलब इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम्स के नाम पर आपने एक अलग कंट्री बना दिया है ना, एक अलग कंट्री को क्रिएट कर दिया। तो अगर आप इस्लाम के नाम पर एक अलग कंट्री को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर हिंदुओं के नाम पर आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं बना रहे हैं। तो फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों ने कहा कि देखो, अगर हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में भागा है, मतलब दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, बांट दिया है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो उसके अलावा जितना हिस्सा बचा है वो हिंदुस्तान के हक में आया है। हमने ये नहीं कहा कि जहां पर हिंदू रहते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई भी आदमी हो जहां इन दोनों इलाकों के अलावा जो भी इलाका बचता है वो हिंदुस्तान का है। और हम हिंदुस्तान को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं, यानी यहाँ माइनॉरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। और बल्कि सेकुलर कंट्री वही होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जिसके अंदर माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाए। रूल चलेगा मेजोरिटी का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी का ख्याल रखेगी। गांधी जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा जो है
काम किया है। आप उसको भी अगले इसी चैप्टर में देखेंगे कि जो है फिर वो नाराज हो जाते हैं। जैसे कुछ इकोनॉमिक का मसला था, पैसा लेने देने की बात थी पाकिस्तान को, तो वो आए, उन्होंने कहा, वो नाराज हो गए इंडियन गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा कि भाई आपको चाहिए कि आप उनको पैसा दें। उनका नजरिया हिंदू मुसलमान का नहीं था, उनका नजरिया ये था कि भाई हम दोनों भाई भाई हैं। आज हम अगरचे अलग हो गए हैं, लेकिन आ सकता है आने वाले वक्त में हम एक साथ हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि भाई आने वाले वक्त में हम एक जैसा हो जाएं। तो हम दोनों देश के, हम जो हमारा इंडिया है या फिर पाकिस्तान है, तो इसके रिलेशन पे भी गांधी जी ने काफी काम किया। जहां भी कम्युनल दंगे हुआ करते थे, हिंदू मुसलमान के दंगे हुआ करते थे, कलकत्ता के अंदर दंगे हुए, तो गांधी जी ने, जब हमारी आजादी का दिन आया, सब लोगों ने स्पीचें दी, सब लोगों ने झंडे फहराए, सब लोगों ने जश्न मनाया, गीत गाए, नाच गाना हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोगों ने जश्न खूब मनाया। गांधी जी चुपचाप कलकत्ता गए, उन्होंने किसी भी फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कलकत्ता गए, कलकत्ता जा करके उन्होंने जो है जहां पर दंगे हो रहे थे उन लोगों को समझाया। उन लोगों से कुछ लोग माने भी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं माने। तो जब लोग नहीं माने तो उनको लगा कि भाई अब इनको इमोशनल ब्लैकमेल करो। तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल किस तरह किया गांधी जी ने? गांधी जी ने व्रत रख लिया, रोजा रख लिया, एक तरीके से उपवास रख लिया कि भाई मैं खाना पीना को त्याग देता हूं, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। जब खाने पीने को त्याग दिया, लोगों को लगा कि भाई गांधी जी जिन्होंने हमारा जो है दहाइयों से हमारा साथ दिया है, सालों से हमारे साथ रहे, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर हिंदू भी मुसलमान भी गांधी जी से मोहब्बत करते थे। तो उनके समझाने पर वहां पर जो कम्युनल दंगे थे वो काफी हद तक रुक गए। फिर जब वहां दंगे रुके तो उनको लगा कि भाई जो दिल्ली के अंदर मुसलमानों को ज्यादा मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो मुसलमानों के पास मुझे आना चाहिए और मुसलमानों को तसल्ली देनी चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए कि भाई आप यहीं पर रहो, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगी, आपको मारा नहीं जाएगा, आपको काटा नहीं जाएगा, आपको यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, आप यहाँ रहना चाहें तो आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। फिर गांधी जी दिल्ली आते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ हिंदू भी थे। मुसलमानों का मानना यह था कि भाई ये गांधी जी सिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी का नाम दिखा रहे हैं, असल में मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। तो जो कट्टरपंथी थे, या यूं जो कहें कि बहुत ज्यादा धार्मिक लोग जो थे, उन लोगों का मानना था कि भाई गांधी जी हमारे नहीं है, हमारे खिलाफ है। फिर जो बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू हुआ करते थे, उनका मानना यह था कि भाई गांधी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये तो मुसलमानों के साइड है, हमारे साइड है नहीं। अगरचे देखने के लिए हिंदू दिखाई देती है, लेकिन असल में ये हिंदू है ही नहीं, ये तो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। तो जो कट्टरपंथी थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो दोनों को लगता था कि भाई इनको मार दो, इनको जो है हटा दो, इनको बीच रास्ते में हटा दो। गांधी जी के ऊपर पहले भी कई मरतबा हमले हुए, जानलेवा हमले हुए। उनसे कहा गया कि भाई आप जो है सिक्योरिटी ले लीजिए, आप अपना जो है खुद को डिफेंस करने के लिए कम से कम सिक्योरिटी ले लीजिए। गांधी जी ने मना किया। फिर भैया 30 जनवरी को जो है एक नाथूराम गोडसे नाम के आदमी थे, उन्होंने 3 गोलियां मारी, उनकी, उनको शाम की पूजा कर रहे थे, और उनकी जो है हत्या कर दी, और फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, बस यहाँ पर हम टॉपिक लेकर के आएंगे। अब मैंने आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो आपके दिमाग में डाल दी हैं। अब यहाँ से किताबी भाषा में देखने की कोशिश करते हैं। अब तक मैंने एक लाइन भी किताब, मतलब सब कुछ किताब का ही पढ़ा है, लेकिन किताब से नहीं पढ़ा है। अब जरा किताब वालों को देखते हैं, एनसीईआरटी वाले क्या बोलते हैं, उनकी हर हर लाइन को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। जो बातें मैंने आपके दिमाग में डाली, क्या वो बातें आपके दिमाग में हैं, या हो जी गई सर। जी बाहर, जी सर, यस सर, या चली गई बाहर? यस सर, यस सर। बचा हुआ है कुछ? चलें फिर? साबिर भाई, साबिर भाई तो जी हाँ है। जी सर, चलें आगे? जी सर। असल में मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं शायद जल्दी जल्दी बोल गए हैं, ऐसा है क्या, या बातें समझ में आई हैं? आइए सर। वो मैं थोड़ा सा मुकर्रिर भी हूँ ना, तो वो भूल जाता हूँ, उसको कई मरतबा आपको उससे नुकसान हो जाता होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ये तो भैया इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें, और इंट्रोडक्शन दे करके यही बताते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। वही एक तो पार्टीशन वाली बात की इन्होंने, एक प्रिंसली स्टेट वाली बात की, कि किस तरीके से इंडियन का यूनियन इन प्रिंसली स्टेट को बनाना है ना, ये जो प्रॉब्लम थी इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एक बात इस चैप्टर के अंदर और है, वो ये है कि वो, लेकिन आज हम कवर नहीं करेंगे, हम कल कवर उसको करेंगे। इंटरनल बाउंड्री, यानी जो
अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, मतलब तमिल बोलने वाले हैं तो अलग, फिर हिंदी भाषी लोग हैं तो अलग, इसके अलावा ईस्ट की तरफ के हैं तो अलग। मतलब लैंग्वेज बेस स्टेट का फॉर्मेशन ना, स्टेट फॉर्मेशन आप इसको बोल लीजिए। तो तीन बातें हैं, एक पार्टीशन वाली बात, उसके बाद प्रिंसली स्टेट वाली बात, और तीसरा स्टेट के फॉर्मेशन की बात। ये तीन बातें हैं आपके चैप्टर में टोटल। ठीक है, देखिए चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। तो वही बात कि भाई 14 और 15 के बीच में जो रात आई थी, उसके अंदर आज़ादी मिली हिंदुस्तान को 1947 के अंदर, और आज़ादी मिली हमें पार्टीशन के साथ। उसके अंदर नेहरू जी ने एक अपना स्पेशल सेशन रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, वो जो 14-15 की बीच की रात थी। इसीलिए जो 14 तारीख है ना, पहले जब पार्टीशन हुआ तो वो लोग पार्टीशन को ही अपना वो मानते हैं। जो 14 तारीख को पाकिस्तान वाले, उनको लगता है कि हम इस दिन आजाद हुए, हिंदुस्तान वालों को लगता है कि वो 15 तारीख को आजाद हुए हैं। ठीक है, और वाकईतन ये ऐसा मोमेंट था 15 अगस्त, जिसका सैकड़ों लोग सदियों से, 2 सदियों से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने कई मर्तबा पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि भाई किस तरीके से चीजों को लेकर के आया जाता था, और लोग इसके लिए कितना, 1857 है, उसके बाद 1905 का है, फिर स्वदेशी मूवमेंट है, उसके बाद अलग अलग न जाने कितने मूवमेंट बने। उसका मकसद ये था कि भाई इंडिपेंडेंस मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अलावा न जाने कितने मूवमेंट हुए। तो उसका कहीं ना कहीं मकसद यही था कि भाई आज़ादी मिले। और आज 1947 15 अगस्त का वो दिन है जिस दिन हमें आज़ादी मिल रही है। ठीक है, जब आज़ादी मिली तो दो चीज़ें ऐसी थीं जो, जिस बात पर हर आदमी एग्री करता था। ठीक है, हर आदमी जिस बात पर एग्री करता था, उनमें पहली चीज तो ये थी कि भाई जो कंट्री होगी वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, दो, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसका मतलब पता है? यस सर। अरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जरा बताएं मुझे। इसमें पीपल खुद रूल करता है। बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ लोग द उसमें पीपल, खुद यही होती है शासन ना। करते हैं। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, ऐसा ना हो कि ब्रिटिश वापस आ जाएं कहने लगे हम तो तुमसे ऐसे ही लेके गए थे, हम दोबारा आ गए हैं राज करने। ऐसा तो नहीं कर सकते ना ये लोग। ये लोग मतलब जो हिंदुस्तान के लोग हैं वही यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है, और वो चुन करके आएंगे। ये हायरार्की नहीं होगी कि बाप है तो दादा भी है, दादा है तो पोता भी है, वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आप बाय इलेक्शन होंगे, सारी चीजें। ठीक है, चुनाव के जरिए सारी चीजें होंगी। तो पहली चीज ये कि भाई ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। ठीक है, इस पर सभी लोग उस वक्त राजी थे जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और दूसरी चीज थी वो ये थी कि गवर्नमेंट सारे लोगों के लिए काम करेगी, है ना। खासकर उन लोगों के लिए काम करेगी जो गरीब हैं, या समाजी एतबार से, मतलब जो पिछला पिछला वर्ग है, सॉरी, जिसको आप ओबीसी, एससी, एसटी कह सकते हैं, उस वर्ग के लिए खास तौर पे काम करेगी। ठीक है, और जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई, जब इसको आज़ादी मिल गई, जब इसको इंडिपेंडेंस मिल गई, तो ये जो भी प्रोमिसेस, ये ऐसा नहीं था कि ये अब प्रोमिसेस किए गए थे या अब आकर के लोगों को रियलाइज हुआ था, ऐसा नहीं था। 1920 1915 से इस तरह के वादे लोग करते हुए आए हैं, है ना। और तभी से ये चीज हमारे यहाँ 1922 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि भाई इसको, ब्रिटिश को हटाओ, उखाड़ करके फेंक दो, है ना, हम इसे किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करेंगे। तो कॉपरेट न करने का मकसद ये था कि भाई अपने घर जाओ, आप, आपके बहुत दिन हो गए, कमा भमा लिया, तुम्हारे ट्रेड की कंपनी है, बहुत ट्रेड कर लिया, चलो जाओ यहाँ से काम करो अपना। दो चीजें ऐसी थी खास तौर पे, एक तो ये कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, और दूसरी चीज ये थी कि भाई हमें जो है जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हम लोग सब लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अमीरों के लिए काम करेंगे या जो रिच पर्सन है उनके लिए काम करेंगे, बल्कि हमारा मोटिव ये होगा, चूंकि गरीब लोगों ने इंडिपेंडेंस के अंदर, आज़ादी के अंदर बहुत ज़्यादा
उनकी भागीदारी है बहुत ज्यादा, उन लोगों ने काम किया है, तो हम हर मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये कह देना तो आसान था कि भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी और गवर्नमेंट का काम ये होगा कि वो सबके लिए काम करेगी। क्या ये करना आसान था इतना? नहीं। मुझे बताइए कि किसी गरीब आदमी की मदद किस तरह की जाती है? जेब में पैसा होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। बिना यस पैसे सर, के आप मदद कर सकते हो क्या? उसको नो सर। वेलफेयर नहीं का सर, काम आप उसको किस तरह करोगे? आर्थिक तौर पर फाइनेंशियली। फाइनेंशियली आप मजबूत स्ट्रांग होने चाहिए। विदाउट फाइनेंस आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है। अब जिस नहीं सिचुएशन के अंदर हमारी कंट्री थी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कंट्री भी इस सिचुएशन के अंदर आजाद हुई हो, ठीक है। पूरा लूट करके निचोड़ करके ले गए हो। एक गाय है, उसका सारा दूध आपने जो है वो कर लिया है, ले लिया है, और अब आपसे कहा गया है कि भाई इससे दूध और निकाल लो और बना करके खीर खाओ। भाई इसमें आपने दूध छोड़ा ही नहीं, निकाले कहाँ से? आप छोड़ते तब निकालते ना। वो बेचारी 5 किलो दूध देती थी या 6 किलो दूध देती थी, आपने इंजेक्शन ठोक ठोक के सारे गरीबों को जो है इंजेक्शन ठोक ठोक के अलग अलग लॉ लगा लगा करके सबको निचोड़ लिया। हमारा क्राफ्ट ले गए, हमारा जो है ट्रेड ले गए, हमारा स्टील ले गए, हमारा सबके ऊपर आपने कब्जा कर लिया। और जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्री हुआ करती थी उनको मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया है ना, इंजेक्शन ठोक ठोक के सारा दूध निकाल लिया। और इस कंडीशन के अंदर हमें हमारी कंट्री दे दी गई, बोले अब इसको चलाओ। तो वाकईतन बहुत बुरी कंडीशन के अंदर ये कंट्री थी। इलेक्शन, बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन होता है हिंदुस्तान के अंदर, बाज़ाब्ता उसके लिए भी मुनज़्ज़म तौर पर पैसा नहीं था। इसके अलावा वेलफेयर के लिए आपको जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक नए नेशन की शुरुआत करनी थी, बल्कि कोई नेशन ही नहीं था, है ना। बाज़ाब्ता नेशन इंडिया इंडिया तब बना जब हमें कोई इंडिपेंडेंस मिला, उससे पहले बाज़ाब्ता इंडिया था ही नहीं, ठीक है। जो और वो भी अलग अलग भाग में बट गया। फिर जो है चाइना अलग नजर से देख रहा है, पाकिस्तान अलग से नजर से देख रहा है, और फिर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये अलग अलग नजर से देख रहे हैं। और अभी अभी निजाम ऑफ हैदराबाद से छीना है उसका इलाका, तो उसके जो भी उसके क्या नाम है उसका, कारकुन लोग हुआ करते थे, रजाकार लोग हुआ करते थे, उनकी नजरें ऐसी तिरछी हैं। मणिपुर के राजा से ले लिया गया, उसकी नजरें तिरछी हैं। तो हमें इंटरनल अफेयर भी देखने हैं, एक्सटर्नल अफेयर भी देखने हैं, तो इतना आसान नहीं था ये सब, ठीक है। और इसी के बीच में भाई जब ये सारी चीजें थी ही कि एक तरफ निजाम ऑफ हैदराबाद है, तो एक तरफ मणिपुर है, तो एक तरफ जो है चाइना है, तो एक तरफ पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान था ही, और हमारे साथ पार्टीशन भी था, और पार्टीशन के अंदर फिर प्रॉब्लम अलग थी। लाखों लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। ये कोई आसान चीज नहीं थी, ठीक है। तो बहुत जीरो लेवल से इंडिया ने इस जर्नी की शुरुआत की थी, और अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव थे, उसके जो सब्जेक्ट्स थे, उनको धीरे धीरे संवारने की इंडिया ने कोशिश की, ठीक है। और जो शुरुआती बहुत ज्यादा जब हम नेशन बना रहे थे, तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। 3 मेजर प्रॉब्लम है, उसको ये आगे बताते हैं कि कौन कौन सी वो 3 मेजर प्रॉब्लम है। देखिए 3 मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आई। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई हम नेशन को किस तरह बनाएंगे, हम इसको यूनाइट किस तरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अच्छा, जब हमारा नेशन बना ना, मैं आपको बताऊं, तो न जाने कितने फिलोसफर ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये कंट्री तो चल ही नहीं सकती। बोले क्यों नहीं चल सकती? बोले कंट्री को आप वक्ती तौर पे एक टेम्परेरी यूनाइट कर सकते हो, लेकिन ये वर्क ही नहीं करेगी। बोले क्यों नहीं करेगी? तो भाई इसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि ये वर्क ही नहीं कर सकती। लोगों ने कहा कि नहीं वर्क करेगी। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को समझाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, ये वर्क करेगी। और फिर पार्टीशन हुआ रिलीजन के आधार पर। जैसे पार्टीशन हुआ रिलीजन के आधार पर, लोगों को लगा कि भाई अब काम नहीं करेगी,
क्योंकि भाई अगर इतना समझाते तो पार्टीशन क्यों होता। गांधी जी ने कितना कोशिश की पार्टीशन ना हो, कांग्रेस ने कितनी कोशिशें की पार्टीशन ना हो, लेकिन एक तरफ हिंदू दूसरी तरफ मुसलमान हो, लड़ते भिड़ते लड़ते भिड़ते लड़ते भिड़ते रहे, हो गया पार्टीशन। ठीक है। और जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को लगा कि भाई अब कुछ ऐसी चीजें लेकर के आओ कि जिससे इस तरह की चीजें ना हो। और फिर एक आप नेशन बना रहे हो, यहाँ मराठी बोलने वाले भी हैं, गुजराती बोलने वाले भी हैं, यहाँ उर्दू बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं, संस्कृत बोलने वाले भी हैं, असम की लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं, कश्मीरी बोलने वाले भी हैं, कन्नड़ बोलने वाले भी हैं, तमिल बोलने वाले भी हैं, पशाजी बोलने वाले भी हैं, न जाने कितनी लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, है ना। बंगाली बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं, और उसमें मगधी बोलने वाले हैं, पशाची बोलने वाले हैं, इर्द मगधी बोलने वाले हैं, खड़ी बोली बोलने वाले हैं, अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग हैं। अब इतनी तो जबानें हैं, है ना, जबान के आधार पर हर आदमी अलग हो जाएगा। 4 बंगाली अलग रख दो और 4 कश्मीर के लोग अलग रख दो, उनसे कह दो आपस में मिलने, उन लोगों के आपस में ग्रुप बन जाएंगे। फिर कहेंगे बोले कश्मीरी तो ऐसा ही होता है, बिहारी तो ऐसा ही होता है, बंगाली तो ऐसा ही होता है, ये साउथ के लोग ऐसे ही होते हैं। बोले बिहारी तो हमेशा बेवफा होता है, कश्मीरी तो हमेशा ऐसा। फिर वो सारी चीजें, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसा नहीं बन सकती। अब इस पूरे नेशन को एक साथ लेकर के चलना कितना डिफिकल्ट था, कितना मुश्किल था। वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर हुआ करते थे, वाकईतन वो बहुत काबिले तारीफ हैं। आज उनकी जूतियां हमारे सरों पर मिल जाएं तो हम ताज उसको समझ के अपने सरों पर रख लें, इतने वो महान आदमी थे। उन लोगों ने ऐसी कंडीशन के अंदर इस नेशन को बनाया और इस नेशन को चलाया। इसके अलावा ये लैंग्वेज तो ठीक है भाई, लैंग्वेज इतनी थी, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोगों के फेथ अलग अलग थे, हमारे अकीदे अलग अलग थे, हमारे रिलीजन अलग थे। रिलीजन ये कि भाई आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप पारसी हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप जैनिज्म से ताल्लुक रखते हो, आप सिखिज्म से ताल्लुक रखते हो, या इसके अलावा जो दूसरे धर्म है उनसे ताल्लुक रखते हो। ठीक है, ये एक डाइवर्सिटी रिलीजन के आधार पर हो गई। इसके अलावा फिर मुसलमानों में आप ले लीजिए कि भाई मुसलमानों में आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप देवबंदी हो, आप वहाबी हो, आप बरेलवी हो, आप जो है अहले हदीस हो, आप सलफी हो, आप जो है इस तरीके से भाई ये भी एक डाइवर्सिटी थी। मतलब डाइवर्सिटी पे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पे डाइवर्सिटी। अब इतनी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर के चलना, उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाना जिस पर सभी लोग अमल कर पाए, ये बड़ा मुश्किल था। बड़े बड़े लोग कह चुके थे कि भाई ये नेशन नहीं चल सकता, नहीं काम कर सकता, बहुत जल्द इस नेशन के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, इस कंट्री के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है ना डाइवर्सिटी कितनी है। यस सर जी। समझ जी में आ रहा है सर। ना। जी सर देखो समझ में आ रहा है। लैंग्वेज बहुत के आधार पे डाइवर्सिटी कितनी है समझ में आ डाइवर्सिटी है, न जाने कितनी डाइवर्सिटी है। फिर आप देखें रहा है। यस सर। रिलीजन के आधार पे कितनी डाइवर्सिटी है। फिर कास्ट, चूंकि कास्टिज्म हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा है, कास्ट है हमारे यहाँ आज भी। 70-80 साल हमारी आजादी को हो गए, हम मॉडर्न एरा के अंदर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कास्ट है। हम यही कहेंगे बोले मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम जो है मैं यही कहूंगा, मैं सैयद सैफ अली, मैं सैयद हूँ। कोई होगा तो बोले मैं ठाकुर हूँ, बोले मैं जो है मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं जो है वो क्या नाम है उसके 2-4 नाम, वो अपने नाम के साथ वो लगा लेगा। जो ठाकुर जी, प्रधान जी और पता नहीं क्या क्या लगा कर लोग चलते हैं। मतलब कास्ट सिस्टम तो है, हर तरह से डाइवर्सिटी थी। अब इसको एक नेशन बनाना और लोग आपस में लड़े भिड़े ना, दंगे ना हो, राइट्स ना हो, लोग एक दूसरे से जो है ताना वो ना करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना करें, डिस्प्यूट ना हो, कम से कम डिस्प्यूट हो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको फ्रीडम भी देना है, आपको इक्वालिटी भी देनी है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देना है ना। फिर माइनॉरिटी को अलग अलग स्टेटस भी दे देने, अलग अलग राइट्स भी दे देने। अब ये सब करना कोई आसान काम नहीं था। फिर सबको जो है राइट टू लाइफ दे करके सबको नौकरियां भी देना है, सबको जो है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन भी देनी है। ये सारे काम करना बहुत मुश्किल काम था। तो एक नेशन का शेप बनाना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम था, और बाद में ये काम हुआ भी था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पहली चीज को आप समझ गए ना। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बता दिया जी आपको, 2-3-4 किताबों से निचोड़ करके बता दिया, इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है। किताब की भाषा में एक बार देख लो।
3 तरह के चैलेंजेस थे। पहला तो ये कि भाई हमें नेशन का शेप किस तरह करना है, उसको साथ में यूनाइट भी करना है। डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर से हमारी एक कंट्री है लेकिन एक कॉन्टिनेंट की तरह है और इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज के आधार पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चर के आधार पर है, रिलीजन के आधार पर है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है और लोगों का मानना था कि भाई बहुत लंबे टाइम तक इसको आप साथ नहीं रख सकते। फिर पार्टीशन भी हमारे यहाँ हो गया और इससे लोगों को लगा कि भाई वाकईतन ये चीजें हो सकती हैं, लोगों को डर लगने लगा, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आने लगे कि क्या ये यूनिफाइड कंट्री, एक यूनिटी कंट्री रह सकती है, क्या ये सरवाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या नेशनल यूनिटी के लिए क्या हम हर कीमत को अदा कर देंगे, क्या हम रीजनल और जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे भाई मैं इस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मतलब जो हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, जैसे मैं बिहार का हूँ तो बिहारी मेरी एक आइडेंटिटी है, तो क्या इन चीजों को भुला करके हम नेशन के लिए काम कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल थे जिसका क्वेश्चन भी हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए और वाकईतन वो जरूरी भी थे, ठीक है। तो पहले ही जो चैलेंज था वो समझ में आया, डाइवर्सिटी वाला, एक नेशन को बिल्ड करना कितना ज्यादा मुश्किल था, समझ में जी आया। जी। ये दूसरे की तरफ चले। जी सर। यस दूसरा सर। देखिए, दूसरा। दूसरा ये है कि भाई डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और सारे लोगों को राइट्स देना, है ना। भाई फंडामेंटल राइट सबको देने के, भाई सबको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने बड़ा रट्टा लगवाया है उसको, एक बार सुना दो कोई भी, क्या क्या है। पहला क्या है, राइट टू राइट टू इक्वालिटी। राइट टू दूसरा इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहाँ, उसको छोड़ दो, वो नो आर्टिकल में सर, ना नो जाओ, नो। अगले पे आओ, अगले पे आओ। EFG बताया था मैंने आपको, ऐसी था ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू कल्चर एंड ये था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन एजुकेशनल एंड कल्चरल कल्चरल। एंड एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जी। ये है ना, इनको याद राइट टू रखो, लाइफ। इनको आर्टिकल के साथ याद रखो। ये आपको पता होने चाहिए कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में, वो पूरा उसको जो है लिख डालो उसको, ठीक है। और हो सके तो उसकी लैंग्वेज भी याद कर लो, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वो पूरा अलग अलग मैंने उसको आर्टिकल के साथ आपको रटवाया था, भूलना मत उसको, वरना यार प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब लोगों को यस देना, सर। ठीक है। हर सिटीजन को वोट का अधिकार देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और साथ ही साथ ये चीजें तो थी ही, साथ ही साथ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग माने, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम हो, सारे लॉ, मतलब हमारे यहाँ जो रूल होना चाहिए वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस चीज को लेकर के आना, है ना। और तीसरा बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ ये था कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं तरक्की को, डेवलपमेंट को? विकास। हाँ, विकास होना चाहिए। विकास। सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ थोड़ी देर के लिए छोड़िए, सबका विकास होना चाहिए, है ना। मैं यस अपने सर। प्रधानमंत्री का नारा चुरा रहा हूँ, मेरे पे कॉपीराइट मत लगाना। तो सबका विकास होना चाहिए, है ना। इंटायर सोसाइटी का विकास होना चाहिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इंटायर सोसाइटी का विकास होना चाहिए, सम सेक्शन का विकास नहीं होना चाहिए। ये जो पिछले 70 साल से गवर्नमेंट चल रही है, 80 सालों, तकरीबन 75 साल हो गए गवर्नमेंट चलते हुए, इनको बोलना चाहिए कि भाई अमीरों का नहीं गरीबों का विकास करो। कुछ गवर्नमेंट है जो करती भी है, वक्तन फवक्तन इलेक्शन के टाइम सारी गवर्नमेंट करती है, लेकिन इलेक्शन के 3 साल तक तो भूल जाती हैं, एक साल इलेक्शन वाले साल और उससे पिछले साल से शुरू करती हैं। उनको चाहिए कि भाई पॉवर्टी के ऊपर काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, लेकिन ये लोग नहीं करते, कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड द रिलीजियस एंड द कल्चरल कम्युनिटीज, भाई कुछ स्पेशल राइट्स भी दिए जाए, जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे देखा ही है। और फिर भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए, मतलब कि भाई कुछ ऐसे डायरेक्शन दिखाने चाहिए स्टेट को कि भाई आप इस पर लॉ बनाओ, इस तरीके से अपने उसको आगे लेकर के जाओ। तो इस पर थोड़ा सा काम भी किया गया और इन चीजों को लेकर के आया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो चीज थी कि भाई
असल में जैसे मैंने जब इक्वालिटी का आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, ये शायद फंडामेंटल राइट का मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना इक्वालिटी का मतलब हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना, कि तुमको भी वोट देने का अधिकार है, मुझको भी वोट देने का अधिकार है, तो भाई इक्वालिटी होगी, है ना। लेकिन असल इक्वालिटी होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना, फाइनेंशियल इक्वालिटी। ठीक है, जी अगर आपके पास जी फाइनेंशियल इक्वालिटी है ना, कि मतलब एवरेज इतना पैसा तो आप कमा रहे हैं, इतना पैसा तो आप एवरेज तो कमा रहे हैं, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए दिन का कमा रहे हैं आप, जो एसेंशियल चीजें होती हैं लाइफ के लिए, ना लाइवलीहुड के लिए, कम से कम उतनी चीजें तो आप कमा रहे हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, और अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, आपको वोट दे करके क्या फायदा है आपका फिर। असल में आपकी जरूरत, आप वोट किस लिए दे रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा ग्रोथ करें, थोड़ा सा गेन करें। जब आप गेन ही नहीं कर रहे तो वोट देने का क्या फायदा है आपका। आपको अधिकार दिया गया कि आप पार्टी चुनो, अब वो पार्टी आपके लिए काम नहीं कर रही तो पार्टी को चुन के फायदा क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट मत दो, मैं असल में इकोनॉमिक इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। यस सर, हम्म, इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। अब ये थोड़ा सा वही, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग द इंटायर center stage in the immediately after the independence we began to look at the independence. This can be helped by the national identity can become the primary challenge in the independence. We shall then see how the chosen the common density this unity of the reflect the expression. चलिए इसमें तो कुछ खास नहीं है। अब देखिए, ये फैज अहमद फैज की नज्म है, ये उर्दू में लिखी हुई है। मैंने शायद आज ही एमए वालों को ये पढ़ाया है, फैज अहमद फैज ना, एमए उर्दू वालों को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उर्दू में पढ़ करके सुना दूं इसको। जरूर जी सर, जरूर जरूर। सर। जी ठीक सर। है ना, उससे आपको जी जी। समझ में आ जाएगा। आप एक सेकंड बस, मैं आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ उर्दू में। उर्दू में आप समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये आ गई आपकी, क्योंकि असल ऐसा है ना कि इस किताब को, इस नज्म को उर्दू में ही लिखा गया है। अब ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन में वो बात तो आएगी नहीं। ये चैप्टर है, चैप्टर तो चेंज नहीं हो गया मुझसे, ये आ गई। देखिए, सारे अल्फाज आसान है, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। देखिए, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। मतलब ये सुबह आजादी। अच्छा, सारे लोग ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन उठ करके डायरेक्ट आ गया ना, जैसे पूछ लगे भी सुबह आजादी किसकी नज्म है, किसकी पोयम है, तो आप देखते रह जाएंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हो। ये हिस्ट्री में भी आ सकता है, हिस्ट्री के साथ साथ आपका पोल साइंस में तो आ ही सकता है। पोल साइंस के अलावा आपका जो है उर्दू के अंदर, चाहे उर्दू आपका यूजी हो, मतलब बीए वाले हो, चाहे एमए वाले हो, पीजी, सबके अंदर आ सकता है। देखिए इसका मजा देखिए, ये बड़े बागी शायर होते थे, पाकिस्तान वालों ने उठा करके इनको जेल में डाल दिया है, सालों जेल में बेचारों को जो है जुल्म ज्यादती इनके ऊपर की है। ये कहते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। सहर का मतलब सुबह, तो मतलब ये दाग दाग उजाला मतलब उजाला तो आया, आजादी तो मिली। ये शब गुजीदा सहर मतलब अब शब तो जा चुकी है, सहर आ चुकी है, शहरी का वक्त आ चुका है, सुबह का वक्त आ चुका है। वो इंतजार था जिसका, मतलब जो आजादी हम चाहते थे, ये वो सहर तो नहीं, मतलब सुबह तो निकल गई, हमें हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन ये वो आजादी नहीं है जो आजादी हम चाहते थे। ये वो शहर तो यस सर। नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब ये वो शहर तो नहीं है, ये आजादी वो आजादी नहीं है जिसकी आरज़ू लेकर हम लोग चले थे कि यार को मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मतलब हम चले थे कि भाई आज नहीं तो कल, जिसके लिए हमने तरक्की पसंद तहरीक में काम किया, जिसके लिए हमने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, हमने कम्युनिज्म की हिमायत की, और न जाने कितना काम किया, न जाने कितनी शायरी लिखी, न जाने कितने मुशायरे किए, इसलिए कि हमने जो है
ये भी किया कि भाई अब जो मतलब पोएम लिखने वाले लोग हैं, शायरी करने वाले लोग हैं, जो अदीब हैं, जो राइटर हैं, जो शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले लोग हैं, जो नॉवेल निगार हैं, अब उनको चाहिए कि वो सिर्फ किताबों में तक महदूद ना रहें, सिर्फ लिखें नहीं, गरीबों का भी साथ दें, उनको भी आगे लेकर के चलें। तो हम लोग चाहते थे कि भाई जिसके लिए हम चले थे, अब वो चीज हमारे हाथ से निकल गई। चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, जो आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़े, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर आए, फिर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर साथ दिया, हमने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, सारी चीजें कर दी, और आपने उठा करके पार्टीशन कर दिया, आपने उठा करके हमें लड़ा दिया, आपने उठा करके हमें मारना स्टार्ट कर दिया, आपने उठा करके एक फिरके को दूसरे फिरके से, दूसरे फिरके को पहले फिरके से उठा करके लड़ा दिया। आपने अपनी पावर के चक्कर में गरीब लोगों को मार दिया। मरा कौन पार्टीशन के अंदर? गरीब लोग मरे, मिडिल क्लास मरी, मिडिल क्लास ही मरती है। अब बड़े लोग होते हैं वो तो बेचारे ऊपर रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने दिलेगा। मतलब ये कि भाई जो उम्मीद है कहीं ना कहीं तो हमारी उभर करके आएगी, जो आज़ादी हम चाहते थे वो आज़ादी हमें मिलेगी तो ज़रूर। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई फैज़ अहमद फैज़ जो है 1911 में पैदा हुए, 1984 में उनका इंतकाल हुआ, मतलब वफात हुई। सियालकोट के अंदर पैदा हुए थे, और जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ वो चले गए। और चूंकि ये बहुत समाजी, बहुत सोशल आदमी हुआ करते थे, और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और जब किसी भी गवर्नमेंट के आप खिलाफ जाते हो ना, उठा करके वो जेल में आपको डाल देती है। वही हुआ, इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। इनके बहुत सारे शेरी मजमुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एनसीईआरटी इस बात को कह रही है शेरी मजमुओं को, तो वो आपके हर एग्जाम के लिए, और तकरीबन फैज अहमद फैज हिस्ट्री में आते हैं, फैज अहमद फैज से क्वेश्चन पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी के अंदर भी आते हैं, फिर आपका सीयूटी के अंदर भी आते हैं, जामिया भी पूछता है, एएमयू भी पूछता है, डीयू भी पूछता है, बीएचयू भी पूछता है। सारी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती हैं। इनके मजमूए हैं, देख लीजिए कुछ, उनके नाम नोट कर लीजिएगा। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा। तो नक्शे फरियादी इनका पहला है ना बरकाती साहब, पहला मजमुआ है ना। जी मतलब मजमुआ का मतलब ये होता है कि जिसके जी अंदर बहुत सारी पोयम को जमा कर दिया गया हो। तो इनकी जो पहली किताब है जी जिसके अंदर बहुत सारी पोयम को जमा कर दिया गया है, उसका नाम है नक्शे फरियादी। उसको उर्दू में आप मजमुआ बोल देते हैं उर्दू लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा दस्ते सबा और जिंदा नामा, अगर उर्दू समझ में ना आ रही हो तो जाकर के आप उसमें देख लीजिएगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें खुतबा भी है। अब चूंकि इसको खोल लिया है तो मैं इससे ही आपको बता देता हूँ, चीजें समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश पे चला जाऊंगा इसके बाद। सर मोहम्मद ये अली, वामपंथी क्या होता है? आपकी आवाज कट रही है मैडम जी। मैं बोल रही हूँ वामपंथी रुझान क्या होता है? वामपंथी रुझान, अब मैं आगे पीछे कुछ बताएंगे तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। यही जब आप फैज अहमद फैज के बारे में बता रहे हैं ना, इसी लाइन में है। यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। आप मुझे जो है उसका फोटो उठा करके डाल दीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। असल में मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं हिंदी को इंग्लिश से रिलेट करता हूँ तो मुझे माना समझ में आ जाता है। मैं कोशिश करूंगा आपके मतलब सवाल का जवाब देने का, आप मुझे उठा करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसको समझा देते हैं भाई। ठीक मोहम्मद है। अली जिन्ना जब इनको आज़ादी मिली तो इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा, इन्होंने कहा कि हमको इसी जज्बे के साथ काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा काम किया था पार्टीशन करा के। पाकिस्तान वाले तो इनको भाई फादर ऑफ नेशन मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। वक्त के साथ साथ ये अक्सरियत और अकलियत, अक्सरियत मतलब वो मेजोरिटी, और अकलियत माइनॉरिटी, यानी हिंदू फिरका और मुस्लिम फिरके के आपस के अंदेशे खत्म हो जाएंगे। मतलब जो इनकी आपस की दूरियां हैं, जो आज पार्टीशन की वजह से इनके बीच में बहुत बड़ा स्पेस आ गया है, वो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान होते हुए भी, मतलब आप मुसलमान, ये अभी जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है, या जो स्पेस आपके बिटवीन बहुत ज्यादा हो गया है, वो मुसलमान और हिंदू होने के बिना पर हुआ है।
अब चूंकि मुसलमान भी आपस में कई जगहों पर बटे हुए हैं कि आप पठान हैं, पंजाबी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, है ना। इसी तरीके से हिंदुओं में भी लोग अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, ब्राह्मण है, वैश्य है, खत्री है, बंगाली है, मद्रासी है। तो ये बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली चीजें नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे मतलब वक्त गुजरने के साथ ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस खत्म हो जाएगा। आप ममलिकत पाकिस्तान में अपने मंदिरों, मस्जिदों और इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। मतलब आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है जा सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। रियासत के मामलात को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि आप किस मजहब, ज़ात और फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। बनाया मुस्लिम के नाम पर था, लेकिन स्पीच में ये कहते हैं कि भाई आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अब मैं इंग्लिश वाली PDF खोल लेता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे 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 गलत वाली खोल ली, नहीं सही खोल ली। अब देखिए इधर नेहरू जी क्या बोलते हैं भाई। उसी साल नेहरू जी कहते हैं कि भाई वी हैव अ माइनॉरिटी, मतलब हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं वो माइनॉरिटी में हैं, तो और वो इतनी बड़ी तादाद में है कि हम उनको कहीं भी नहीं भेज सकते, और वाकईतन नहीं भेज सकते। आज भी जितनी पाकिस्तान के अंदर मुसलमान होंगे इतने हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान से सेपरेट किया जाए, एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं और रहना भी चाहिए। They can't even they want to walls. This is a basic fact about the मतलब ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जो पंडित जी थे उनका जो असल कहना था वो ये था कि भाई अब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है, हम उस पर हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। मतलब हम उसको नहीं देख करके यहाँ के मुसलमानों को ट्रीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे वहाँ जुल्म सितम ना हो हिंदुओं के ऊपर या जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर। हम कोशिश कर सकते हैं, अगर ट्वीट का जमाना होता उस वक्त तो शायद ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, अपील करेंगे वो चीजें ना हो। लेकिन हम यहाँ के जो मुसलमान होंगे उनको पूरे राइट्स देंगे, है ना, पूरे स्पेशल राइट्स देंगे उन्हें हम। और जिस तरीके से एक नॉर्मल सिटीजन रहता है, तो सिटीजन के जितने भी राइट होते हैं, जितने भी सिटीजन के राइट होते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, वो सारे राइट हम इनको देंगे, ठीक है। और अगर हम ये करने में असफल हो गए, फेल हो गए, तो ये समझिए कि हमने अपनी पूरी कोशिशों को, अपनी पूरी कंट्रियों को, हमने जो स्ट्रगल किया, हम सबको हम हर एक चीज को बर्बाद कर लेंगे। अपनी जो भी हमारी पॉलिटिकल चीजें हैं, हमारी जो भी मेहनतें हैं, हम सबको बर्बाद कर लेंगे, ठीक है। एक तरफ उनका कहना था कि भाई वो भी मतलब तसल्ली दे रहे थे वहां के हिंदुओं को, ये भी तसल्ली दे रहे थे यहाँ के मुसलमानों को। और इसके पीछे जो बड़ी वजह रही थी, वो पीछे बड़ी वजह हमारे गांधी जी रहे थे। आगे देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम बात खत्म कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको काफी हद तक समझा दिया है, थोड़ा सा बस देख लीजिए। तो पार्टीशन कब हुआ? 14-15 अगस्त को सिर्फ एक नेशन नहीं बना बल्कि 2 नेशन बने, है ना। और जी 2 नेशन थ्योरी लाने वाला जो आदमी था उसको आप मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग कह सकते हैं। 2 नेशन थ्योरी का क्या मतलब है? 2 नेशन थ्योरी का मतलब ये कि भाई यहाँ पर एक नेशन नहीं है बल्कि यहाँ पर 2 नेशन है। शुरुआत में बाज़ाब्ता पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं थी। एक मुस्लिम लीग तो बहुत पहले से काम कर रही है, 1915-1920 में मुस्लिम लीग आ गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता उसने कभी पाकिस्तान वर्ड ही नहीं आया था, सेपरेट कंट्री की बात ही नहीं की थी, लेकिन बहुत बाद में जाकर के बात की थी। और बाद में जाकर के बात करने की वजह ये थी कि भाई बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा जो
कंपटीशन था, पॉलिटिकल कंपटीशन वो बहुत ज्यादा हो गया था। फिर इलेक्शन कहीं ये हार जाते, कहीं वो जीत जाते। उनको लगता कि भाई मुस्लिम तो पावर के अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो मुसलमानों को जो है अंग्रेज भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। और फिर जो है अंग्रेजों के साथ साथ जो है फिर ये जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ जो मेजोरिटी के अंदर हिंदू हैं वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, ये लगता था मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है। तो बाद में बहुत लोगों ने कोशिश किया कि भाई ये ना हो ना हो ना हो, लेकिन आखिरकार कंट्री हमारी दो भाग में बट गई, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा दर्द भरा ही था, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको ये बोल दें कि भाई ये सिर्फ लैंड का पार्टीशन नहीं था, हार्ट ऑफ पार्टीशन बोल दें कि भाई यहाँ बहुत दर्द भरा था, मेरे पड़ोसी को उठा करके पाकिस्तान डाल दिया, मेरे पड़ोसी को उठा करके इंडिया में डाल दिया। ऐसा ही नहीं था, बल्कि इसका कोई तरीका ही नहीं था। इसको डिसाइड करना और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है। डिफिकल्ट क्यों था? तो ये तो भाई सबसे जो इसका आधार बनाया गया था पार्टीशन का, वो था रिलीजन। क्या था? और रिलीजन। हाँ, रिलीजन था कि भाई जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं, मेजोरिटी के अंदर हैं, तो उसको टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, मतलब वो पाकिस्तान की टेरिटरी होगी। ठीक है। और जहां पर मुस्लिम ज्यादा नहीं है वो इंडिया की टेरिटरी होगी। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई एक जगह है वहां सिर्फ मुसलमान है, बाकी जहां बिल्कुल मुसलमान नहीं है। भाई कुछ कहीं पर कुछ हजार है, कहीं पर कुछ हजार है, कहीं पर कुछ सौ है, लेकिन कुछ सौ एक जान भी तो जान है ना उसकी। अब आप ये कह दें कि भाई जहां जी। मुसलमान ज्यादा है उसको पाकिस्तान बना दो। अब वो जो एक आदमी है, वो जिसने वहां सदियों से रहा है, बाप दादाओं के जमाने से रहा है, मुगल खानदानों के जमाने से, उससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत के जमाने से, उससे पहले किसी बुजुर्ग के साथ आया हो, किसी सूफी संत के साथ आया हो, किसी बाबा के साथ आया हो, या कोई काम करने वाला आदमी हो, वो इस तरीके से आप हिंदू की मिसाल भी ले सकते हो। कोई ऐसा हिंदू जो है मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर आ गया, जो सदियों से वहां आया था, हो सकता था उसका बाप जो था वो सेनापति हो, उसका दादा परदादा सेनापति हो मुगलों के खानदान के अंदर, वहां से फिर वो आया हो, उसकी मुसलमानों से बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन आज उसका अलग हटाया जा रहा है। अब फिर वो जो उसने सदियों से मेहनत की, अपना कारोबार चलाया, अपनी दुकान चली, वो उठा करके कहाँ जाएगा? ये एक तो पार्टीशन जो हुआ था बिल्कुल सही नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब बहुत दर्द भरा था, दर्द भरे के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट भी था। और इस बात को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्यों था ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि भाई कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां मुस्लिमों की मेजोरिटी हो। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर हाँ आमतौर पे दो एरिया ऐसे थे। पहला एरिया वेस्ट के अंदर, दूसरा एरिया ईस्ट के अंदर। ठीक है। तो डिसाइड किया गया कि भाई कंट्री जो है वो दो जगह होगी पाकिस्तान की, एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ, और इसके बीच में फिर पूरा इंडिया होगा। मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं मिलेगा, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दोनों दामन बिल्कुल दामन। हाँ दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगी, बिल्कुल सेपरेट होंगी। ठीक है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि भाई कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, एक अलग दे दिया पूरा, एक उधर अलग दे दिया, तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई कहाँ गई दूसरी प्रॉब्लम? हो गई प्रॉब्लम तो वो हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई सारे मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान के अंदर चले जाएं। जैसे बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? उनका फ्रंटियर ऑफ हिंदी भी कहा जाता है। खान खाकी अब्दुल करके ये कपड़ा गफ्फार पहनते खान। थे, और इनके जो जो रजाकार हुआ करते थे वो जूतियां पहना करते थे अलग तरह की, शायद लाल कलर के कुर्ते पहना करते थे, इस तरह से चला करते थे। मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, स्पेक्ट्रम के अंदर या विपिन चंद्रा के अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। और गांधी जी की आइडियोलॉजी से ये बहुत ज्यादा मुतासिर थे। इन्होंने चाहा कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, हमें तो हिंदुस्तान के अंदर रहना है, हम रिलीजन के आधार पर पार्टीशन नहीं चाहते, क्योंकि रिलीजन के आधार पर जब पार्टीशन होता है तो फिर वो चल नहीं पाता है ना।
वो जानते थे इस चीज को बहुत अच्छे से। तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने चाहा, लेकिन बाद में उनको चुप करा दिया गया, उनकी चली नहीं। और जो जिस इलाके में वो रहते थे उस इलाके को मिला करके मतलब उस इलाके को पाकिस्तान से मिला दिया गया। ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थी, पंजाब और बंगाल। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर मुसलमान तो थे मेजोरिटी के अंदर, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी कुछ इलाकों में मेजोरिटी के अंदर थे। मतलब कुछ जिले ऐसे थे, कुछ लोकल एरियाज ऐसे थे जहां पर हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे, कुछ जिले ऐसे थे जहां मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में थे। तो भाई अब ये मतलब अब स्टेट के आधार पर नहीं होगा। अब ये कि भाई कुछ जिले पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, कुछ जिले जो है हिंदुस्तान के अंदर वापस रहेंगे, कुछ जिले नहीं बल्कि जो लोकल एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, कुछ लोकल एरिया जो है हिंदुस्तान के अंदर चले जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। आजादी मिल गई लेकिन आपको ये पता ही नहीं है आप हिंदुस्तान का भाग हैं या आप पाकिस्तान का भाग है, आपको ये मालूम ही नहीं। तो कितना मतलब उनके लिए मुश्किल हो गया होगा ना कि भाई हमको ये पता ही नहीं है कि भाग किसका है ना। A large number of people did not know on the independence when they were in the India or Pakistan। कि भाई पता ही नहीं था कि हम किसका भाग है। और जो चौथी और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई दोनों तरफ माइनॉरिटीज थे, है ना, पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर भी। लाखों हिंदू और लाखों सिख थे वहां जहां आज पाकिस्तान है, और सैकड़ों लाखों हजारों मुस्लिम्स उन इलाकों में थे जो मतलब इंडिया के साइड में पंजाब और बंगाल मिला मतलब था। ठीक है। तो जिसको आप आज वेस्ट बंगाल बोल देते हैं, वो वेस्ट बंगाल उसी आज समझ में आ रहा है ना वेस्ट बंगाल क्यों है? क्योंकि हमें दो भागों में बांट दिया गया बंगाल को। ईस्ट वाला बंगाल पाकिस्तान को चला गया और वेस्ट वाला बंगाल इसको आ गया। ठीक है। इंडिया को। हाँ, हिंदुस्तान को मिल गया, इंडिया को मिल गया। तो इसी वजह से उसको वेस्ट बोलते हैं। हम बार बार सोचते होंगे बोले यार बंगाल है तो ईस्ट में, सूरज वहां सबसे पहले निकलता है, लेकिन ये बोलते हैं कि यार इंडिया ये के यस सर है ईस्ट में, कहते वेस्ट है इसको। तो वो आज मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्यों कहते हैं उसे। जी तो दोनों तरफ जो है माइनॉरिटी में हिंदू भी थे, जी यस मुसलमान सर भी थे। अब जाहिर सी बात है कि भाई बहुत ज्यादा जब मुसलमान थे तो ये लोग अपने घरों को छोड़ें किस तरीके से। कई मर्तबा इन लोगों को ऐसा हुआ कि भाई जो इनकी जमीनें हुआ करती थी, जिन पर ये सदियों से रहते आए थे, अब इनको सिर्फ कुछ घंटों के अंदर, कुछ वक्त के अंदर इनको यहाँ से निकलना है। और जाहिर सी बात है जब लोगों को पता चला कि इनको निकलना है तो लोगों ने इनको जो है टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। लोगों ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होने लगी, है ना। और जाहिर सी बात है फिर वायलेंस भी हुआ, और बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, बहुत उस पर लार्ज स्केल पर वायलेंस हुआ। ये जो बड़े बड़े नेता थे उनको लगा ये तो टेम्परेरी है, इससे क्या होता है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, हो जाएगा ये कंट्रोल। लेकिन ये वायलेंस बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इनसे वो संभाला नहीं गया। ठीक है। और लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि भाई अब बॉर्डर पार करो, और अगर मुसलमान हो तो पाकिस्तान जाओ, और अगर मुसलमान नहीं हो तो पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया के अंदर आओ, है ना। सर अब लेकिन ये हुआ भी नहीं ना, लाइक ये चाहते थे कि जी सारे सर आपकी आवाज कट रही है, मेरी भी आवाज आप लोगों को कट रही है क्या? नो सर जी नहीं। बोलिए नहीं बोलिए सर बोलिए बोलिए। लाइक ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो मुस्लिम हो वो सारे पाकिस्तान में चले जाए, हाँ और जो नॉन मुस्लिम हो वो इंडिया में चले जाए, लेकिन ये हाँ, हुआ भी नहीं ना फिर। ये नहीं हुआ क्योंकि बहुत ना होने की वजह ये थी ना कि भाई लाखों लोग मारे गए, हम्म, लाखों लोग मारे गए। और फिर लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी, बाज़ाब्ता मिलिट्री भी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था।
उसमें जब आपने उस एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट वाला चैप्टर है ना, अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन वाला, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि जब लोग कांग्रेस के पास जाते कि भाई हमें बचाओ, तो बोले हमारे हाथ में तो पावर ही नहीं है, अभी तो हमारे हाथ में पावर ही नहीं है। ब्रिटिश के पास जाते कि हमें बचाओ, बोले हमने तो हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, अब हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती। कोई कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। अब जब जो पुलिस वाले थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, और जब उनको सैलरी नहीं मिली तो पहले जो लूट जो कर रहा है करने दो। और पुलिस वाला भी तो किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो हिंदू है तो हिंदुओं को साथ दे रहा है, मुसलमान है तो मुसलमानों को साथ दे रहा है, खूब लड़ रहा है भिड़ रहा है, जो मिला छीन लो, जो औरत अच्छी लगी उसे उठा ले गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वही बस नार धाड़ खूब खून खराबा। गांधी जी ने लेकिन इसमें साथ दिया। गांधी जी एक वाकईतन उनको मतलब महात्मा वो डिजर्व करते हैं, लफ्ज़ महात्मा। उन्होंने बड़ा वो काम किया मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को मारा जाता तो मुसलमानों के पास जाकर के कहते, हिंदुओं से कहते कि भाई मारना नहीं, हमारे अपने हैं ये। जब हिंदुओं को मारा जाता तो मुसलमानों से जाकर के कहते, बोले नहीं मारना नहीं है, हमारे अपने हैं। बहुत बड़ी जात है, उसने बहुत काम किया है हमारी कंट्री के लिए। फादर ऑफ द नेशन, बाज़ाब्ता ऑफिशियली उनको नहीं कहा जाता, लेकिन लोग उनको प्यार से फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। उन्होंने उसका हक भी अदा किया है। देखिए कितने पेज हो गए हैं हमारे इसके, एक बार देख लो मैं। तो फिर इजाजत दीजिए, चाहे फिर कल देख लेंगे यहाँ से, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंस है इसको कल देख लेंगे, क्योंकि तकरीबन 1.25 घंटा होने को है।